नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। आज से 2 दिन के हरियाणा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक करेंगे, शिरकत करेंगे इसमें। तो वहीं फरीदाबाद में 2 दिनों तक गृह मंत्रियों की ये बैठक होने वाली है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कानून व्यवस्था से जुड़े कई विषयों पर होगी चर्चा। सरकार के प्रयासों से अवगत कराएंगे सीएम योगी। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री भी जुड़ सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, फरीदाबाद के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। आपको बता दें कि फरीदाबाद में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बैठक, जहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सभी राज्यों के गृह मंत्री इसमें शामिल होंगे। फरीदाबाद में राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ अहम बैठक। तो दोपहर 3 बजे होटल राजहंस सूरजकुंड फरीदाबाद में बैठक है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में करेंगे शिरकत। सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी। शाम 7:30 बजे पहुंचेंगे सूरजकुंड स्थित होटल राजहंस। तो वहीं रात 9 बजे होटल राजहंस के लिए होंगे रवाना। 9:15 पे होटल ताज विवांता सूरजकुंड फरीदाबाद। तो वहीं रात्रि विश्राम होगा सूरजकुंड फरीदाबाद में करेंगे सीएम योगी। अट्ठाईस अक्टूबर को सुबह आपको बता दें कि 6:45 से लेकर 7:15 तक योग शिविर में शामिल होंगे सीएम। और वहीं 9:15 से 10:30 बजे तक बॉर्डर मैनेजमेंट इश्यूज बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं सुबह करीब 10:30 बजे से प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे संबोधन। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अश्विनी, तमाम देखिए बैठक होने वाली, आप सबकी नजर यही है क्योंकि तमाम राज्यों के गृह मंत्री इसमें शामिल होंगे और मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने जा रहे हैं। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? कितने बजे लखनऊ से रवाना होंगे और कितने बजे फरीदाबाद पहुंचेंगे? बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। 2 दिवसीय बैठक होगी जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें तमाम प्रदेशों के जो गृह विभाग से जुड़े हुए मुखिया हैं वो मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में गृह विभाग जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पास है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो बैठक होनी है ये आंतरिक सुरक्षा को लेकर होनी है। एक दूसरे राज्य के साथ समन्वय किस तरह बैठा जाए अपराधियों को लेकर के, इस पर बैठक होगी। साथ ही साथ जो बेहतर परफॉर्मेंस राज्य कर रहे हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, उन राज्यों की जो तकनीक है वो इस्तेमाल की जाए, इन चीजों को लेकर के बैठक होनी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लमसम 1-1:30 बजे के आसपास लखनऊ से रवाना होंगे, जो फिर फरीदाबाद पहुंचेंगे। फरीदाबाद में बैठक में हिस्सा लेंगे। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए। हमारे साथ पीयूष भी जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कहीं ना कहीं किस तरह से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है, चाहे वो आंतरिक रूप से हो या फिर बाहरी ताकतों से है, लगातार इस पर चर्चा होगी। क्या कुछ खाका इस पूरे कार्यक्रम का तैयार किया गया है? कितने सत्र रहने वाले हैं? कितनी बैठकें होंगी इन 2 दिनों में? पीयूष, तो पीयूष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। आज सीएम योगी पैथोजेन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण करने जा रहे हैं। केजीएमयू में सुबह 10:30 बजे होगा कार्यक्रम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी साथ में रहेंगे मौजूद। तो राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस दौरान मौजूद होंगे और राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो केजीएमयू में करीब 10:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। तो आज सीएम योगी पैथोजेन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण करेंगे।
तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां केजीएमयू में यह कार्यक्रम करीब 10:30 बजे होगा। तो आज सीएम योगी पैथोजन डिटेक्शन मशीन का करेंगे लोकार्पण और इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद होंगे। केजीएमयू में यह पूरा कार्यक्रम करीब 10:30 बजे शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी की स्वास्थ्य विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक में दिए जरूरी निर्देश। तो डेंगू को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरते विभाग, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में केंद्रित निवारण कार्रवाई की तैयारी करें, अस्पतालों में बेड की कमी ना हो। इसके साथ ही अस्पतालों में दवाओं समेत दूसरी जरूरी सुविधाओं की कमी ना हो। उच्च प्राथमिकता वाले चिन्हित जिलों में चलाए नियमित टीकाकरण, तो जिम्मेदारी के साथ हो हर बच्चे का टीकाकरण। तो ये तमाम दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग को लेकर ये पूरी बैठक की गई। और जिस तरह से डेंगू के तमाम केसेस सामने आ रहे हैं और बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं अस्पतालों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई सारी जरूरी प्राथमिक सुविधाएं अस्पतालों में नजर नहीं आ रही है। वहीं बेड लगातार फुल बताए जा रहे हैं हॉस्पिटल में और मरीजों को बेड तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है। और इसी को देखते हुए ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है कि किस तरह से इस पूरी परिस्थिति से निपटा जाए। पहले से ही हॉस्पिटल किस तरह तैयार हो, क्या कुछ जरूरी सुविधाएं हो जो हर हॉस्पिटल में मौजूद हो, ताकि किसी भी मरीज को दिक्कत ना हो। इसके साथ ही बच्चों के टीकाकरण को लेकर भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए कि हर बच्चे को टीका लगना चाहिए और इसके लिए हर जगह पहुंचने की जरूरत है स्वास्थ्य महकमे को। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, स्वास्थ्य विभाग के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की यह महत्वपूर्ण बैठक थी और देखिए बैठक में जिस तरह से डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उसी वजह से कहीं ना कहीं अस्पतालों में बदहाली भी देखने को मिल रही है तमाम निर्देशों के बावजूद। लेकिन कहीं ना कहीं अब सख्त लहजे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप तमाम चीजों को लेकर पहले से ही दुरुस्त रहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें डेंगू को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि प्रदेश में डेंगू और वायरल के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जो डेंगू वार्ड बनाए गए थे या जो वायरल के लिए अलग वार्ड बनाए गए थे वो पूरी तरीके से फुल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर प्रदेश के सभी अस्पतालों में तत्काल कार्रवाई करने के लिए टीमें गठित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो दवाएं हैं और अन्य जरूरी उपकरण हैं जो कि जांच या मरीज के लिए जरूरी होते हैं, उन सभी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए, कहीं पर कोई कमी ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऐसे जिले हैं जहां से लगातार केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, उन सभी जिलों में लगातार अभियान चलाकर टीमें गठित कर जो टीकाकरण अभियान है उसको चलाने के मुख्यमंत्री के निर्देश हैं। साथ ही साथ किसी भी अस्पताल में बेड की कोई कमी ना हो, अफसर ये इंश्योर करें। साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनका भी टीकाकरण किया जाए और कहीं न कहीं इस बीमारी से बचने के लिए जो उपाय हैं वो तत्काल फौरी तौर पर अपनाए जाएं। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश प्रदेश के सभी जो अस्पताल हैं उनके सीएमएस और जिलों के सीएमओ को जारी किए हैं। जी ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जारी किए हैं कई सारे निर्देश। 41 कॉलेजों में लिक्विड ऑक्सीजन की व्यवस्था के निर्देश। मेडिकल कॉलेजों में मिलेगी लिक्विड ऑक्सीजन, तो लाइसेंस समेत दूसरी प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं। मरीजों को बिना किसी रुकावट के ऑक्सीजन मिलेगी। ये तमाम बातें डिप्टी सीएम जिनके पास स्वास्थ्य महकमा है, तो जिस तरह स्वास्थ्य महकमे को लेकर लगातार सजग डिप्टी सीएम नजर आते हैं और इसी दौरान उन्होंने लिक्विड ऑक्सीजन का जिक्र करते हुए तमाम मेडिकल कॉलेज में लिक्विड ऑक्सीजन होना चाहिए और इसके लिए तमाम जो प्रक्रिया है उसे पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 41 कॉलेजों में लिक्विड ऑक्सीजन की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। और अब खबर हरदोई से, जहां पुरानी रंजिश में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। गोली लगने से पिता पुत्र की मौत। मौके पर पहुंचकर एसपी राजेश द्विवेदी ने लिया जायजा। अभी भी घटनास्थल पर पुलिस फोर्स मौजूद। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश जारी है। शहर कोतवाली भदैचा गांव का ये पूरा मामला है।
थोड़ी देर पहले एक गुड्डू सिंह का परिवार है, एक बाबू सिंह का परिवार है, जिसमें कि गुड्डू सिंह का परिवार, गुड्डू सिंह और उनके बेटे हमलावर होकर बाबू सिंह के परिवार के ऊपर हमला किए। इसमें बाबू सिंह और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। 2 अन्य घायल हैं। इसमें केस रजिस्टर करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास के लिए कई टीमें बनाई गई हैं और शीघ्र ही इसमें सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब खबर आगरा से है, जहां प्रसाद के लड्डू खाकर बिगड़ी मजदूरों की तबीयत। 2 दर्जन से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। ईंट भट्टे पर काम करते हैं सभी मजदूर। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, एम्बुलेंस की मदद से सभी को अस्पताल में ले जाया गया, उन्हें भर्ती कराया गया। तो शमशाबाद थाना क्षेत्र के गुबरारी इलाके का ये पूरा मामला है। तो शमशाबाद थाना क्षेत्र के गुबरारी का ये आपको पूरा मामला बता रहे हैं, जहां फूड पॉइजनिंग के शिकार मजदूर हुए हैं जो ईंट भट्टा फैक्ट्री में काम करते थे। तो आपको बता दें कि प्रसाद खाने से ये सभी मजदूर फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची, जहां सभी मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। तो प्रसाद के लड्डू खाकर बिगड़ी मजदूरों की तबीयत। आगरा से ये बड़ी खबर, जहां करीब 24 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। तो ईंट भट्टे पर काम करते थे ये सभी मजदूर। तो 24 से ज्यादा ये मजदूर हैं जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। बताया जा रहा है कि प्रसाद के लड्डू खाए और उसी के बाद लगातार मरीजों में एक साथ इस तरह के मजदूरों में दिक्कतें आने लगी और ये फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, तबीयत बिगड़ी उनकी। तो शमशाबाद थाना क्षेत्र के गुबरारी इलाके की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, फूड पॉइजनिंग के शिकार ये मजदूर हुए हैं। बताया जा रहा है कि प्रसाद खाकर ये दिक्कत हुई और उसके बाद तमाम सभी मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिल्कुल, आपको बता दें कि आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र के गोबरारी स्थित एक ईंट के भट्टे पर ये बिहार की मजदूरी का काम करते थे लोग। ईंट के भट्टे पर वहां पर मजदूरी का काम किया करते। रात को इन्हें किसी अनजान व्यक्ति ने प्रसाद में लड्डू खिलाया है, जिसके बाद करीब 2 दर्जन से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। जिसमें आपको बताते चले कि 6 पुरुष 4 महिला, वो बाकी अन्य बच्चे हैं। तत्काल जब वो प्रसाद खाने के आधा घंटे बाद बेहोश होकर गिरने लगे तो तभी सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जिसके बाद सीएमओ, एसडीएम और सीओ सहित तमाम जो आला अफसर थे वह भी सूचना पर मौके पर पहुंचे और जिसमें कुछ लोगों की तबीयत हालत गंभीर बताई जा रही थी, उन्हें आगरा के लिए रेफर कर दिया है। बहरहाल उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है कि आखिर प्रसाद खिलाया तो वो किन लोगों ने खिलाया और किन कारणों की वजह से इनको इस तरह की दिक्कतें हुई। जी बिल्कुल संदीप, तमाम जांच की जा रही है पुलिस के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। 4 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। तो तेज रफ्तार कार बिजली पोल से टकराई। तो हांडिया इलाके में ये भीषण हादसा हुआ है। तो हांडिया इलाके का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां 4 महिलाओं समेत एक बच्चे की मौत हो गई है। जनपद प्रयागराज में हुई है। आज सुबह पुलिस को लगभग 6:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक टवेरा गाड़ी जिसमें लगभग 10 लोग सवार थे, वे विंध्याचल की ओर जा रहे थे। तभी बिजली के पोल से गाड़ी अनियंत्रित हुई और उनका बैलेंस बिगड़ गया। इस पर लगभग 5 लोग जो घायल हैं उनको SRN हॉस्पिटल भेजा गया है। अब तक की पूछताछ में और घटना का निरीक्षण स्थल में 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। जो लोग घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल भेजकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मृतकों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उनके परिवार से संपर्क कर यथासंभव सभी मदद पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही है। सर, कहाँ के रहने वाले थे ये? अब तक की जानकारी में ये थाना सोराव, शिवगढ़, जनपद प्रयागराज के रहने वाले।
चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो वही बाबा के चल उत्सव विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकेश्वर के लिए प्रस्थान किया। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में विश्राम करेगी। 29 अक्टूबर को डोली ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी, तो जहां शीतकाल के 6 महीने बाबा की पूजा की जाएगी। तो शीतकाल में बाबा के दरबार बंद हो चुके हैं, तो केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। वहीं व्हाट्सएप के सर्वर डाउन मामले में सरकार का बड़ा रुख। आईटी मंत्रालय ने मेटा से मामले में विस्तृत जवाब मांगा है। तकनीकी खराबी के मामले में 4 दिन में मांगा जवाब, तो 2 घंटे तक बंद रही व्हाट्सएप ऐप की सर्विस वाले मामले में अपनाया कड़ा रुख। तो आखिर किस कारण से व्हाट्सएप 2 घंटे तक बंद रखा गया है, इसको लेकर जवाब मांगा गया है। तो 2 घंटे तक जिस तरह से व्हाट्सएप बंद रहा, उसके बाद ये कड़ा रुख अपनाया गया है। तो आखिर किस कारण से व्हाट्सएप ऐप 2 घंटे बंद रहा, इसका जवाब मांगा गया है। तो व्हाट्सएप के सर्वर डाउन मामले पर सरकार का ये कड़ा रुख देखने को मिला है। तो आईटी मंत्रालय ने मेटा से मामले में विस्तृत जवाब देने को कहा है कि आखिर 2 घंटे तक सर्वर कैसे डाउन रहा, क्या वजह रही कि 2 घंटे तक व्हाट्सएप बंद होना पड़ा। वहीं छठ पूजा और भाई दूज को लेकर यात्रियों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर यात्रियों की उमड़ी भीड़। तो छठ पूजा के लिए रेलवे की पहल 96 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की गई है। तो 12 त्योहार विशेष गाड़ियों के संचालन अवधि में इनका विस्तार किया गया। तो आपको बता दें कि छठ की जो पूजा है वो कल से शुरू हो रही है। नहाए खाए के साथ ये पूरी पूजा शुरू की जाएगी, और इसको लेकर अब रेलवे की तरफ से तमाम जो त्योहारों के सीजन में रेलगाड़ियां हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं त्योहारी सीजन को देखते हुए। और जब देखिए छठ का मौका हो तो तमाम लोग अपने घर की तरफ रुख करते हैं, और तमाम तस्वीरें लगातार रेलवे स्टेशन से भी आ रही है। भारी भीड़ रेलवे स्टेशन में देखने को मिल रही है, और इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से 96 नई ट्रेनें, त्योहारी ट्रेनें चलाई गई हैं, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता को सुविधा देने के लिए, ताकि वो आसानी से अपने घर पहुंच सके। तो 96 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत हुई है। छठ पूजा के लिए ये स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। 12 त्योहार विशेष गाड़ियों के संचालन अवधि में भी विस्तार किया गया है। तो जो ट्रेनें पहले से चलती थी उनमें भी अलग से डिब्बे, अलग से कोच लगाए गए हैं, ताकि आसानी से लोगों को रिजर्वेशन मिल सके, सीटें मिल सके। और ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। तो कृष्ण त्यागी आगरा से जुड़े हुए हैं, महेश सिंह मथुरा से जुड़े हुए हैं। आप तीनों तमाम जगहों पर मौजूद हैं। इसके सबसे पहले आपके पास आऊंगी। देखिए छठ का मौका है, और इस मौके पर कहीं ना कहीं लगातार जो लोगों की भीड़ है वो अपने घर की तरफ जाते हुए नजर आती है। लोग इस त्योहार को लेकर अपने घर पहुंचना चाहते हैं, और इस मौके पर जब ट्रेनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो सरकार की तरफ से एक नई कोशिश की गई है। देखिए हर साल देखने को मिलता है कि त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे विभाग की तरफ से तमाम ट्रेनों की जो संख्या है वो बढ़ा दी जाती है। क्या स्थिति अभी फिलहाल लखनऊ में? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो सीधे तौर पर सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है, जिसमें जहां ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है, साथ ही साथ उसमें जो कोच हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, ताकि भाई दूज पर एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने वाले यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। हालांकि हम राजधानी लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर खड़े हैं। यहाँ से भी 25-25 बसें उन महत्वपूर्ण जिलों के लिए लगाई गई हैं जहां पर ज्यादा ट्रैफिक होता है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो वाराणसी, प्रयागराज,
प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, गोरखपुर जैसे जिलों के लिए यहाँ से बसें जाती हैं और उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। अभी जो व्यवस्था की गई है परिवहन विभाग की तरफ से कि हर आधे घंटे पर एक बस यहाँ से निकले ताकि जो यात्री हैं वो आसानी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच सकें। निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि त्योहार के मौके पर चूंकि ज्यादा ट्रैफिक होता है, ज्यादा यात्री होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे होते हैं और छठ का अपना अलग महत्व है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अगर हम पूर्वांचल के जिलों की बात करें तो ज्यादा संख्या में छठ को लोग मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए अब ये व्यवस्था की गई है कि हर आधे घंटे में यहाँ से बस की भी सुविधा रहे। तो ट्रेनों में जहाँ कोचों की संख्या बढ़ाई गई है और साथ ही साथ ट्रेन्स को भी प्रॉपर किया गया है, बड़ी संख्या में ट्रेनें चल रही हैं, वहीं बसों की भी व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त 25-25 बसें लगाई गई हैं, हर आधे घंटे में बस यात्रियों को मिलेगी जिससे कि उनके आने जाने में कोई असुविधा ना हो। इसको लेकर प्रॉपर व्यवस्था यूपी परिवहन विभाग की तरफ से की गई है। जी ठीक है, इसकी बिल्कुल तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। हमारे साथ महेश भी जुड़े हुए हैं। महेश, आप कहां पर मौजूद है और किस तरह की व्यवस्था की गई है लोगों के आने जाने के लिए ताकि सुविधा और अधिक बेहतर हो सके? हम इस समय मौजूद हैं यहाँ पर विश्राम घाट के समीप। यहाँ पर बहनें आती हैं, रात से श्रद्धालु भाई बहन यहाँ पर आए हैं। यहाँ का जो सैयद का त्योहार होता है इसका मथुरा में एक अलग महत्व है। हम आपको बताना चाहेंगे मथुरा में ये अलग महत्व, यहाँ पर भाई बहन आते हैं और अपने सहयोगी दिखाए क्योंकि यहाँ पर भाई बहन अपने साथ स्नान करते हैं और ये स्नान करने के बाद भी यहाँ पर यमराज और यमुना मैया की एक मंदिर है, उसपे दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद में भाई बहन यहाँ पर ये आशीर्वाद देते हैं कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और कीर्ति मिले। इसके पीछे कहानी ये है कि यमुना मैया ने अपने भाई शनिदेव और राज्य को बुलाया था और इससे बुलाया था कि आप लोग भाई उनसे कुछ मांगा था कि भाई बहनों से किसी को कुछ बैठना हो, किसी को कुछ उन्होंने अपने यमराज और शनिदेव से ये बता दिया था कि कोई भी भाई बहन भाई को यहाँ पर यमुना मैया का स्नान करेंगे उनको मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल महेश, आपके पास लौटूंगी। आपकी आवाज भी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है तकनीकी दिक्कतों की वजह से। हमारे साथ लगातार कृष्णा भी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, आप कहां पर मौजूद है और क्या तस्वीरें आपके पीछे? बिल्कुल जी, मैं आपको बता दूं आशा पर मौजूद हूँ। आप देख सकते पीछे हुई तस्वीर है, लगातार भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है क्योंकि भैया दूज का पर्व है। उसके बाद छठ पूजा का भी एक पर्व है। लगातार 2 दिन पर भैया दूज का पर्व रहा, उसको लेकर यहाँ पर भीड़ नियंत्रण जरूर रही है, लेकिन क्योंकि कल के दिन भी कुछ लोगों ने भैया दूज का पर्व मनाया, उसके बाद आज कल शाम से ही देखा जा रहा था भीड़ लगातार उमड़ती दिखाई दे रही है। आज सुबह का 10 बजा है, 10 बजे के बाद लगातार भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है। आप पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, ये जो पीछे की तस्वीर है ISBT बस अड्डे की, लगातार लोग अपने आ रहे हैं, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने की तैयारी में। और यहाँ पर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर आधे घंटे बाद प्रत्येक रूट पर बस संचालित की गई है जिससे यात्री को कोई असुविधा न हो, जिसके चलते यहाँ पर ये बैठने की बात करें तो बैठने के समुचित तरीके की व्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे सकती है। यहाँ पर काफी लोग जो थोड़ी देर इंतजार करते हैं वो आराम से बैठ सकते हैं। पानी की सुविधा यहाँ पर बेहतरीन की गई है और भी सही समुचित तरीके से व्यवस्था दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे ज्यादा लोग वहाँ समस्या में दिखाई देते हैं जहाँ पर छोटे छोटे चौराहे हैं, जहाँ पर बस नहीं रहती है, वहाँ लोग इंतजार करते हैं। उन लोगों वहाँ बस यहाँ से भर के जाती है, वहाँ लोग रोकते हैं बस को। उसके बाद वहाँ पर सवारी ज्यादा होती है, इस वजह से वहाँ पर बेकाबू भीड़ नियंत्रण दिखाई देती है। यहाँ पर IS बस अड्डा यहाँ पर आगरा का बहुत बड़ा फेमस बस अड्डा है, यहाँ पर देख सकते हैं जी।